नमस्कार। और मुझे आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। आज हम वर्षा से प्राप्त होने वाले जल के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ के भाग 1 में हमने तालाब के बारे में सीखा है। अब आपके पास तालाबों के बारे में एक संक्षिप्त विचार है, जिनका उपयोग मेगालिथ के समय से कृषि के लिए किया जाता रहा है। आज के सत्र में हम भूजल के बारे में बात करेंगे। भूजल पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाने वाला जल या पानी है, जो मिट्टी या चट्टानों में खाली जगहों को भरता है। यह सतह के पानी से भिन्न है, जिसे महासागरों, झीलों या नदियों में बहते हुए देखा जा सकता है। आइए अब एक वीडियो देखते हैं। आप क्या देख सकते हैं? सही है, यह एक कुआं है और नलकूप है। आइए अब इन पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। पहला, भूजल। दूसरा, भूजल का पुनर्भरण। तीसरा, भूजल की गुणवत्ता। चौथा, भूजल का उपयोग। मुख्य शब्द: अपारगम्य चट्टान। अपारगम्य चट्टानें सघन चट्टानें होती हैं, जिनमें छिद्र नहीं होते हैं और वे पानी को अपने अंदर प्रवेश करने या गुजरने नहीं देते हैं। परागम्य चट्टान। परागम्य चट्टानों में छिद्र होते हैं और पानी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। जलभृत। जलभृत एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो पानी को संग्रहित और संचारित करती है। मेगालिथ युग। मेगालिथ बड़े पत्थरों से बने स्मारक हैं और सबसे पुरानी मानव निर्मित जीवित संरचनाएं हैं। संकल्पना मानचित्र। भूजल। वर्षा का जल धाराओं और नदियों के साथ बहता है, भूमि में प्रवेश करता है और सतह के नीचे चट्टानों, कंकड़ और रेत के बीच के स्थानों में इकट्ठा होता है। इस भूजल को कुओं और बोरवेलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तेलंगाना के बलुआ पथरी क्षेत्रों की चट्टानें पानी को धारण कर सकती हैं, लेकिन ग्रेनाइट और कडपा चूना पत्थर नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना में मिट्टी के नीचे की अधिकांश चट्टानें अपरागम्य हैं। नदियों के पास रेत, मिट्टी और कंकड़ की गहरी परतों वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पानी जमा हो जाता है। चट्टानों के बीच भूमिगत जल की परत को जलभृत कहा जाता है और जलभृत की मोटाई क्षेत्र में उपलब्ध भूजल की मात्रा निर्धारित करती है। भूजल स्तर। आइए चित्र में दिखाए गए कुओं में स्थिर जल का स्तर देखें। यह दर्शाता है कि पानी 5 मीटर की गहराई पर
सुलभ हो सकता है। जल स्तर वर्ष भर में उतार चढ़ाव देखता है। गर्मियों में गहरा होता है और मानसून के मौसम में बढ़ जाता है। तेलंगाना में मिट्टी की ऊपरी परत लगभग 20 मीटर गहरी होती है, जिसमें पानी होता है। चट्टानों में 50 से 100 मीटर तक की गहरी दरारें भी पानी रोक सकती हैं। नियमित कुएं मौसमी परत से पानी निकालते हैं, जबकि नलकूप गहरी दरारों में पानी तक पहुंचते हैं। इन चट्टानी दरारों में विशिष्ट क्षेत्रों के दरारों में भूजल उपलब्ध होता है। प्रमुख नदियों के पास के क्षेत्रों में रेत और गाद की गहरी परतें होती हैं, जिससे कुओं को खोदना आसान हो जाता है, क्योंकि पानी आमतौर पर जमीन से लगभग 5 से 7 मीटर नीचे होता है। भूजल का पुनर्भरण। नंगी जमीन पर पानी तेजी से बहता है, लेकिन वनस्पति और बांध पानी के प्रवाह को इसे धीमा कर सकते हैं, जिससे बारिश का पानी मिट्टी में रिस सकता है और भूजल को पुनर्भरण कर सकता है। ढलानों पर घास लगाने और चेक बांध बनाने से पानी को लंबे समय तक संग्रहित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि तेलंगाना में हम पुनर्भरण की तुलना में अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे जल स्तर में गिरावट आ रही है। पेड़ों को काटने के कारण जमीन में पानी कम रिसने लगा है, जिससे जल स्तर तेजी से घट रहा है। यदि हम इसी तरह जारी रखते हैं, तो हम सारा भूजल उपयोग कर लेंगे और अगली पीढ़ी के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे क्षेत्र में बारिश साल के कुछ महीनों तक ही सीमित होती है, इसलिए हम साल के बाकी महीनों में भूजल पर निर्भर रहते हैं। नदियों, कुओं और तालाबों जैसे भूमिगत स्रोतों से वनस्पति और बांधों के माध्यम से वर्षा के जल के प्रवाह को धीमा करके पुनर्भरण किया जाता है। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए पेड़ों, घासों और मेड़ों का उपयोग किया जाता है। इस प्रयास से जो जल ग्रहण विकास परियोजनाओं के रूप में जाने जाते हैं, पहाड़ी ढलानों पर वनस्पति लगाना, धाराओं में छोटे बांधों का निर्माण करना और पानी भंडारण के लिए चेक बांध निर्माण करना शामिल है। ये पहलू भूजल के पुनर्भरण में योगदान करती हैं। भूजल की गुणवत्ता। भूजल में विभिन्न खनिज होते हैं जो इसे नमकीन या मीठा बनाते हैं। पानी में उपस्थित खनिज चट्टानों और नीचे की मिट्टी से आते हैं। उपस्थित खनिजों के आधार पर पानी का स्वाद और गुणवत्ता बदलती है।
तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में सोडियम फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट आदि जैसे खनिजों की अधिकता है। ऐसे पानी का सेवन करने से हड्डियों और दांतों को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अतिरिक्त खनिजों को हटाने के लिए पानी का उपचार करना महत्वपूर्ण है। उर्वरकों, कीटनाशकों और खराब जल निकासी से होने वाले प्रदूषण भी जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। हमारे देश में यह मुद्दा बढ़ता जा रहा है। यह समस्या हमारे देश के लिए बढ़ती जा रही है। रोकथाम के बिना कुएं और नदियां पीने या नहाने के लिए असुरक्षित हो सकती हैं। भूजल का उपयोग। भूजल एक मूल्यवान संसाधन है जिसका उपयोग सभी को जिम्मेदारी से करना चाहिए, न कि केवल जल भृतों के ऊपर के भूमि स्वामियों द्वारा। वर्तमान परिस्थितियां उनके उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे अत्यधिक जल उपयोग और सभी के लिए जल स्तर में गिरावट आती है। कुछ भूमि स्वामी अधिक गहरे नलकूप भी खोदते हैं, जिससे समस्या बढ़ती जाती है और आसपास के कुएं सूख जाते हैं। यदि हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं और भूजल का अधिक स्थायी रूप से उपयोग करना शुरू नहीं करते, तो सभी को नुकसान होगा, जिनमें गहरे नलकूप पर निर्भर लोग भी शामिल हैं। हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस कीमती संसाधन का संरक्षण करना होगा, ताकि पानी को लेकर संभावित संघर्षों से बचा जा सके। हमें जल का उपयोग और संरक्षण करने के तरीके ढूंढने होंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। निष्कर्ष। जल प्रबंधन और संरक्षण। तालाब प्रणालियां भूजल पुनर्भरण में योगदान करती हैं, जिससे अतिरिक्त पानी को जल भृतों में प्रवेश करने की अनुमति देती है, जिससे भूमिगत जल तालिकाएं भर जाती हैं। वे मिट्टी का क्षरण नियंत्रित करने और अफवाह को कम करने में भी मदद करते हैं, जिससे समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।